this is Shifali from the channel Be Prepare for UGC Net। Yes friends, तो आज पेपर 1 की यूनिट जो मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपकी पीपल एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैं इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। 10 क्वेश्चंस आपके जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो आपके रिसेंट पेपर्स में आए हुए होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपके इस पेपर के लिए भी काम आ सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपनी पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीज का मेजर कारण कौन सा है? अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें तो फर्स्ट जो है हमारा सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स ऑल्सो एक है हमारा रेस्पिरेटरी डिसीज का कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, इनसे भी, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होती है। बट एक जो हमारा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे जो है हमारी आईज, नोज और थ्रोट की इरिटेशन होती है। इससे हमारा जो है ये नहीं कहते कि कुछ हमारे लीवर, किडनी वगैरह, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह इससे डैमेज होता है, बट रेस्पिरेटरी डिसीज नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो आपके लिए ऐसे हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिसीज के कारण है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन आप पूरे ध्यान से सुनेगा कि मेजर केस बता रखे हैं आपको रेस्पिरेटरी डिसीज के। जो मेजर केस है यहाँ पर वो है आपका सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। ये बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, और इनसे जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है वो काफी सीरियस और काफी मतलब कि बहुत नुकसानदायक होती है। जो यहाँ पर होती है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो होती है जैसे अस्थमा हो गया, या हमारा लंग्स जो है वो काम करना कम कर सकते हैं, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स के टच में आने से हो सकती है। जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्टडी करता है वो PM10 और PM 2.5 के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो फर्स्ट सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय जो यहाँ पर नेचुरल हजार्ड्स हैं उनका वो किन किन कारणों से होते हैं? जो हमारे नेचुरल हजार्ड है फ्रेंड्स वो होते हैं हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब कि जो हमारी मैन मेड एक्टिविटीज हैं, जो लोगों के द्वारा, जो इंसान आजकल जो एक्टिविटीज जो है कर रहा है उसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी होती है नेचुरल हजार्ड्स। नेचुरल हजार्ड्स जैसे कि आपकी हो गई अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गई, या बाढ़ आ गई, सूखा पड़ जाता है, और वाइल्ड फायर होती है, ये सारी हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल हजार्ड्स कहलाती हैं। अब नेचुरल हजार्ड जो है वो किन किन कारणों से हो सकती है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो मैंने आपको बता दी कि जो लोगों के द्वारा की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है। फर्स्ट है लैंड यूज चेंजेस, कि हम लैंड का यूज पहले किसी और काम से कर रहे थे, अब उस लैंड का यूज हम दूसरे काम से करने लगे हैं, तो ये एक मैन मेड एक्टिविटी है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन। ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ड्रेनेज, सीवरेज वगैरह स्टार्ट किए जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है नए के नए हम रोज बना रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो होती है कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। और थर्ड है यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो है डिप्लीट होने से, ओजोन की जो डिप्लीट होने से, ये हमारा जो है मैन मेड कारण नहीं है, मतलब कि इसके पीछे कारण मैन मेड हो सकता है कि हम अपने व्हीकल्स का ज्यादा यूज करते हैं तो ओजोन डिप्लीट हो रही है, बट जो ओजोन है वो हम अपने थ्रू डायरेक्टली जो है इसको डिप्लीट नहीं कर सकते। और डी ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज। ये जो है बिल्कुल आपकी कॉमन सेंस है, बिकॉज कि क्लाइमेट चेंज के कारण तो नेचुरल हजार्ड आएगा ही। मौसम चेंज हो रहा है अचानक से, तो नेचुरल हजार्ड का एक रीजन ये भी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ABD, तीनों ऑप्शन जो है हमारे सही है। तो यहाँ पर थर्ड आपको कोड दिया गया है ABD, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। Which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? यहाँ पर जो दी गई है आपको पॉल्यूटेंट गैसेस वो कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैसेस है
जो ना तो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं और ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस होती है, मतलब कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इसको प्रोड्यूस करने के लिए मेन कारण नहीं है। तो ऐसी कौन सी गैस है? तो यहाँ पर पहली बात की गई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारा एक नेचुरल वे के थ्रू हमारी जो ये गैस जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। मीथेन भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप जानते ही हो कि ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो तो, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से आपकी जो प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड गैस है। तो यहाँ पर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो कि क्लोराइन, फ्लोराइन और कार्बन से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका नाम जो है वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया है। और ये जो गैस है ये हमारी एसी यूज करने से, रेफ्रिजरेशन यूज करने से, पैकिंग मटेरियल यूज करने से, या हमारे एरोसोल्स जो स्प्रेज होती हैं, बोटल्स होती हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपके मान लीजिए पेंट आप जिससे करते हैं वो स्प्रे बोटल्स जो हैं वो इसके पीछे कारण होती हैं, जिससे हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन सोर्स है हमारी ओजोन डिप्लीट करने का, मेन कारण पीछे हमारा CFC ही है, ठीक है। और इससे जो है हमारी क्या है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन से अर्थ पर आ रही है। आप ओजोन के बारे में तो जानते ही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी सारी पोल्यूटेंट बाकी गैसेज है वो हमने बता ही दिया है कि वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ जो यहाँ पर है हमारा, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सबसे मोस्ट कौन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस यहाँ पर दी गई है, एनर्जी सॉरी फ्यूल ऑफ एनर्जी दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फ्रेंड्स, तो वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों है कि हाइड्रोजन एक सबसे क्लीनेस्ट और मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है आपका। जब भी हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता, ठीक है। तो इससे जो हमारी हार्मफुल इमिशन होती है, दैट मींस हार्मफुल गैसेस होती है, वो बिल्कुल जीरो होती है, कोई भी गैस इससे हार्मफुल नहीं निकलती है। अगर हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अगर हाइड्रोजन आपका ऑप्शन में ना होता तो आपका आंसर यहाँ पर इथेनॉल हो सकता था फर्स्ट, बिकॉज इथेनॉल जो है वो सेकंड बेस्ट जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कह दिया जाता है इसे। बट इसे यूज करके हमारा कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, वाटर, एल्डिहाइड जो है वगैरह निकलते हैं। तो ये जो है एक इथेनॉल थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, बट यहाँ पर मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर है। और आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी आपके फ्यूल्स हैं उनके बारे में आपको पूरी स्टडी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा मोस्ट है, कौन सा कम है, कौन सा उससे कम है। तो आपको ये जरूर आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है आपको कि द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है इन अर्बन एरियाज, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अर्बन एरियाज में मेनली किस कारण से जो है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो हमारे आंसर्स हैं, यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है आपको रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड कमर्शियल सेक्टर, थर्ड एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। अगर अर्बन एरियाज की बात की जा रही है, ऑफकोर्स रोड ट्रांसपोर्ट ही एक मेन कारण है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हीकलर एग्जॉस्ट से निकलती है, तो व्हीकलर एग्जॉस्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट ही हो गया, ठीक है। व्हीकल से नाइट्रोजन निकलती है और अर्बन एरियाज में रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। और मेन डोमिनेंट सोर्स अर्बन एरियाज की, अगर शहरी एरिया की बात की जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट ही मेन सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक वाटर बोर्न डिसीजेस नहीं है, दैट मींस जो पानी के कारण नहीं होती है, वाटर से जो है वाटर के पानी के पीने से, यूज करने से नहीं होती है। फर्स्ट जो है वो टाइफाइड है, ये भी वाटर बोर्न डिसीजेस है। हेपेटाइटिस भी एक वाटर बोर्न डिसीजेस है। कोलेरा की बात करें तो वो भी एक वाटर बोर्न डिसीज है, आपको पता ही होगा। और डेंगू जो है लास्ट, वो ऐसी एक डिसीज है जिसे वेक्टर बोर्न डिसीज कहा जाता है।
या मॉस्किटो बोर्न डिसीज कहा जाता है। मॉस्किटो बोर्न डिसीज या वेक्टर बोर्न डिसीज क्या होती हैं? ये वो डिसीज होती हैं जो आपकी किसी मॉस्किटो या अनदर इंसेक्ट्स के काटने से होती हैं, ठीक है। ये जो है, ये वाले मॉस्किटो जो है वो कुछ पैरासाइट्स, वायरस और बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं जब भी ये हमें काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो जब भी ये हमें काटते हैं तो जो बीमारी होती है वो हमारी कहलाती है वेक्टर बोर्न डिसीजेज, ठीक है, या मॉस्किटो बोर्न डिसीजेज। अगर मॉस्किटो की यहाँ पर डेंगू जो है वो मोस्टली जो है हमारा मॉस्किटो बोर्न डिसीजेज है, बिकॉज यहाँ पर एक डेंगू का एक मॉस्किटो होता है, अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसे डेंगू फीवर जो है वो आ जाता है, ठीक है। 6th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सॉरी 7th क्वेश्चन की तरफ, जो आपका दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फोर्स फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2022 इज। यहाँ पर लिखा गया है इंडिया गवर्नमेंट का क्या टारगेट है पावर प्रोडक्शन का फॉर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का 2022 में। अगर आप विकिपीडिया पे चेक करें तो आपको सभी का मिल जाएगा वहां पर, ये आप जरूर चेक कीजिएगा कि अलग अलग टारगेट क्या दिया गया है पावर प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, तो अलग अलग से दिया गया है। यहाँ पर स्मॉल की बात की गई है, वहां पर लार्ज के लिए अलग से बता दिया गया होगा। और यहाँ पर 7th का जो आपका आंसर है, जो आपको टारगेट दिया गया है वो है 5 गीगावाट दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप जरूर स्टडी कीजिएगा अपने पेपर के लिए फ्रेंड्स। 8th क्वेश्चन जो है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर मेजर रिवर्स, जो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज की जो हमारे सीवेज जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो लोगों के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल छोड़ा जाता है, वो जो है ट्रीट नहीं किया जाता, उसे सही तरह से उसको मैनेज नहीं किया जाता और उसे रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। तो मेन रीजन यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का यही है मेजर रिवर्स के अंदर। मेजर रिवर्स जैसे कि गंगा, गंगा जो है उसका जो सबसे ज्यादा जो हमारी इस टाइम पर जो पॉल्यूटेड रिवर हम कह सकते हैं, तो ये ह्यूमन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ही पॉल्यूटेड हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगा के बाद यमुना और साबरमती, गंगा, यमुना और साबरमती तीनों ही ऐसी रिवर्स हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर्स हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो कि किस स्टेट की हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स है सॉरी, तो वो है कर्नाटका की और वो है 15, ओके। कर्नाटका की 15 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स है, और उसके बाद आ जाती है केरला की 13, तमिलनाडु और तेलंगाना की दोनों की 7 है। तो ये डाटा आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका की 15 है, केरला की 13 और तमिलनाडु तेलंगाना दोनों की 7 है, अगर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो। और साथ ही साथ 2015 में जो पॉल्यूटेड रिवर्स का नंबर था इंडिया के अंदर वो था आपका 275, और एट द करंट इनका जो नंबर्स है वो है 302 जो है वो रिवर जो है वो पॉल्यूट हो चुकी हैं आज के टाइम में। और इसके अलावा एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। CPCB के नाम से इसका क्वेश्चन आपका आ सकता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1974 में स्टैब्लिश हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है। मतलब इसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है हमारा ये CPCB बोर्ड जो है आपका, ठीक है। और उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है हम स्टडी करते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड जैसा कि आपका हिंदी में बताया गया है मौसम संबंधी खतरा। दैट मीन्स मौसम से जो हमारी हैजार्ड आती है, हमारा मौसम खराब होने की वजह से, तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है एवलांचे। एवलांचे जो है आप कहेंगे कि ये क्या है हिमानी? एवलांचे होता है कि जब आपकी स्नो स्लाइड, जैसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड, की पूरी जमीन खिसक जाती है, कोई पत्थर खिसक जाता है, तो स्नो स्लाइड जो होती है
एवलांचे जो होती है वो स्नो स्लाइड होती है कि दैट मींस बर्फ का एक गोला आकर जो है वो नीचे खिसक के गिर जाता है। स्नो स्लिप या रॉक स्लाइड भी इसको डायरेक्टली कह देते हैं। और इसका मेन रीजन जो है वो होता है ओवरलोडिंग, मतलब हमने ओवरलोड कर दिया, जहां पर इतनी मतलब कि वो जगह जो है वो इतना बियर अप नहीं कर सकती थी, हमने उसके ऊपर ज्यादा लोडिंग कर रखी है, तो उसकी वजह से एवलांचे हो सकता है। तो ये एक मेट्रोलॉजिकल हजार्ड नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा कोस्टल एरोजन। कोस्टल एरोजन भी वही है कि एक जो है कोस्टल जो है, कोस्ट जो है, तट जो है वो काट के अलग हो गया है हमसे, ठीक है, वो एक अलग जो है एरिया बन चुका है, उसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं हो पा रहा है, दैट इज कोस्टल इरोजन। और ये भी हमारा मैनमेड जो कारण है उसकी वजह से होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो है, एवलांचे और यहाँ पर कोस्टल इरोजन जो है ये हमारे मौसम की वजह से नहीं है, ये हमारी खुद की एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो वो भी है कि वो पूरी की पूरी यहाँ पर हमारी जगह जो है वो खिसक जाती है या कुछ स्लिप हो जाती है, जो मतलब कि पूरा का पूरा पत्थर जो है वो लैंडस्लाइड में, जैसे आजकल आप उत्तराखंड में आपने न्यूज सुनी होगी, तो उस टाइम वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ जो लिखा गया है ब्लिजार्ड लिखा गया है। ब्लिजार्ड जो है वो एक क्या होता है, स्नो स्टॉर्म होता है, दैट इज बर्फ का तूफान, ठीक है, स्नो स्टॉर्म होता है। और ये किसकी वजह से होता है, जब आपकी वार्म और कोल्ड एयर एरिया उस एरिया में मिलती है, मीट करती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, तो तब ब्लिजार्ड जो है वो हमारा अक्कर होता है। तो ब्लिजार्ड जो है वो एक मेट्रोलॉजिकल हजार्ड है। इसके अलावा लांचे, कोस्टल इरोजन और लैंडस्लाइड जो है वो एक मेट्रोलॉजिकल हजार्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम 10th क्वेश्चन स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो स्पेसिफिक टारगेट जो हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स रखे गए हैं उन्हें कितने टाइम के अंदर अचीव करने की बात कही गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से हैं, आप एक बार इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे इंडिया के लिए वो है कि हमारी गरीबी को खत्म किया जाएगा, एक स्पेसिफिक टारगेट के अंदर गरीबी को खत्म कर दिया जाएगा, और अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन, कि फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जाएगा, कि फूड सिक्योरिटी सबको फूड मिले और साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो है वो इंप्रूव हो, पोषण जो है वो इंप्रूव हो, और साथ ही साथ हेल्दी लाइफ जो है वो मतलब कि इंश्योर करता है कि सभी हेल्दी लाइफ जिए, और वेल बीइंग भी जो है उन सबका प्रमोट हो, मतलब कि सबका भला हो, ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी हमारी अचीव कर पाए हम, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना जो है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और उसके बाद कंजर्व ओशियन और सीज, मतलब समुद्रों का जो है उसको कंजर्व करके रखना, समुद्रों को कंजर्व करके रखना, ये भी हमारा एक गोल है। और रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप, और ग्लोबली जो है लोगों अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप सेट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट से, और ये टारगेट जो है वो कब तक अचीव करने की बात कही गई है, जो हमारा 2030 सेकंड ऑप्शन है, 2030 तक जो है 2030 तक जो है ये टारगेट्स को अचीव कर लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।